एवरीवन। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के एक महत्वपूर्ण सेक्शन 6 जिसे हम रेजिस्टर का नियम भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेजिस्टर पर बात कर रहे हैं। एविडेंस एक्ट, एविडेंस साक्ष्य सबूत, किस बिहाफ पे हम किसी अपराध को साबित करना चाह रहे हैं या कोई कार्य हुआ है तो उसका आधार क्या है। सबसे महत्वपूर्ण किसी भी ट्रायल में, किसी भी प्रोसीडिंग में एविडेंस और सबूत ही होता है। किंतु जब कोई प्रोसीडिंग चलता है, जब कोई ट्रायल चलता है तो न्यायविद के समक्ष कई सारे कथन, कई सारे फैक्ट्स और कई सारे तथ्य होते हैं और सभी तथ्य सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। किंतु कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे तथ्य हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको किसी अपराध से रिलेवेंट माना जाए और उन्हें सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, उसी पर रेजिस्टर का नियम पूरी तरह से कुछ प्रकाश डाल रहा है। अब अगर हम रेजिस्टर के नियम की ही बात करें तो यहाँ इसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और रेजिस्टर का जो नियम है, ये इसका जो लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है किए गए कार्य से, और अंग्रेजी प्रणाली में इसे संव्यवहार कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संव्यवहार क्या है और किया गया कार्य, उसमें उस संव्यवहार की क्या भूमिका है। तो कोई भी कार्य छोटे छोटे अंशों से, छोटी छोटी घटनाओं से और कुछ कार्यों से मिलकर के बनता है, यानी व्यवहारों की एक आवली, एक श्रृंखला जब बनती है तो उसे हम कहते हैं एक संव्यवहार। और किसी भी बिना किसी कारण के कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जब कोई घटना घटती है तो उस घटना के घटित होने में कई छोटे छोटे कारण का समावेश होता है, यानी वो पूरा संव्यवहार किसी छोटे छोटे कार्यों का एक परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए एक संविदा निर्मित हुई है तो उसके लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखा होगा, दूसरे व्यक्ति ने पत्र के द्वारा उसका जवाब दिया होगा, यानी प्रस्ताव हुआ होगा, स्वीकृति हुई होगी, सहमति हुई होगी, ठहराव हुआ होगा और कई सारे स्टेप्स को पूरा करके उस संविदा को निर्मित किया होगा। मान लीजिए जब इस संविदा में कोई डिस्प्यूट होता है और इसे जब साबित करने की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ प्रश्न उठता है न्यायालय के समक्ष कि अब कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो रिलेवेंट है या जो इश्यूज हैं, फैक्ट ऑफ इशू हैं, उन्हें देखना होगा। तो जो जो कार्य एक व्यवहार का भाग है, एक व्यवहार की आवली है, सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्टेंस दी जाएगी, बाकी किसी और तथ्यों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात सिर्फ उन्हीं कार्यों को किसी अपराध से जोड़ करके सुना जाएगा जो उससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उससे नज़दीकी संबंध रखते हों, चाहे वे उससे पूर्व घटना से पूर्व घटे हों, चाहे उस घटना के पश्चात घटे हों। तो ये तो था पहला पॉइंट कि किसी भी एक ही संव्यवहार का भाग होगा तो ही उसे ग्राह्य किया जाएगा, अदरवाइज वो फैक्ट सुसंगत या ग्राह्य नहीं होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे तथ्य यद्यपि विवाद्य न हो, अर्थात कभी कभी कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे कथन या ऐसी बातें भी होती है जो उस फैक्ट में जो इशू है उस इशू से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालती है और न्याय निर्णय में कहीं ना कहीं इजाफा करती है। तो न्यायविद के द्वारा ऐसे तथ्यों को भी सुसंगत मान लिया जाता है, ऐसे तथ्यों को भी रिलेवेंट फैक्ट मान लिया जाता है और उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक जो लीडिंग केस है उस पर बात करना चाहेंगे, सुखर वर्सेस यूपी स्टेट। इस विवाद में एक व्यक्ति जो रोड पर घायल पड़ा हुआ था और साक्षी का यह कथन था कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने इसे रोड पर गिरे हुए देखा और इसे गोली लगी हुई थी, और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने अभियुक्त के बारे में बताया कि उसे गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं ये कथन भी सुसंगत माना गया, रिलेवेंट फैक्ट इसे भी माना गया। अब जो इसमें तीसरा जो कथन बताया, तीसरा जो पॉइंट है, इस प्रकार जुड़े हों कि एक ही संव्यवहार की रचना करते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी अपराध का निर्धारण किया जाता है और जब एविडेंस के बिहाफ पर उसका निर्धारण हो रहा है तो ये देखा जाएगा कि जितने भी कथन, जितने भी तथ्य और फैक्ट सुने जा रहे हैं या ग्रहण किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो वे कुल मिलाकर के इस प्रकार आपस में कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो कि वे एक ही व्यवहार का भाग लगे, एक ही घटना को निर्मित करने वाले हों और उन सब से मिलाकर के एक ही अपराध का निर्धारण होता हो, जैसे कि दुष्कृति का अपराध। अब प्रश्न होता है नंबर 4, समय। संव्यवहार एक ही हो, समय भिन्न भिन्न हो सकता है। अर्थात
जरूरी नहीं है कि जो भी घटना घटी है और उसके बारे में जितने भी फैक्ट दिए जा रहे हो वो सारे एक ही समय पर घटित हुए हों, क्योंकि किसी भी अपराध का जब निर्धारण होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ सारे कथन घट गए हों, एक ही समय पर घट गए हों। हो सकता है अलग अलग समय पर उन इश्यूज को किया गया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो निर्माण तो एक ही घटना का कर रहे हैं। अब मान लीजिए मानहानि का अपराध है और कमल ने नयन की मानहानि की और हर महीने उसे एक एक अपमानजनक लेख लिख करके उसने पोस्ट किया। तो ये जो सारा ही घटनाक्रम है वो एक अपराध का निर्धारण करता है जिसे हम मानहानि कर रहे हैं। अब जो मानहानि के अपराध का निर्धारण किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, तो ये सारे जो लेटर्स हैं जो अलग अलग समय पर उसे दे करके अपमानित करते हैं वे सब भी एविडेंस के तहत ग्राह्य होंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये सब भी एक ही व्यवहार का भाग है। अब बात आती स्थान। यह कोई जरूरी नहीं है कि सारा घटनाक्रम एक ही स्थान पर घटा हो तो ही वो किसी अपराध का निर्धारण करेगा और तो ही वो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होगा। कहीं भी इस बात का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध अलग अलग जगह पर भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि देश के विरुद्ध षड्यंत्र का कोई अपराध किया जा रहा है तो पूरे देश में या कहीं भी बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रजिस्टर के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल होगा। क्या कथन भी सुसंगत होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, कथन किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई बात, कोई फैक्ट, और क्या ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बोली गई बात एक्सेप्टेबल होगी भी या नहीं। और जब हम साक्ष्य विधि की बात कर रहे हैं, जब हम एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कथन को भी हम सुसंगत मानेंगे और इन बातों को भी क्या ग्राह्य किया जाएगा या नहीं। सामान्यतः जब कोई भी कथन व्यक्ति कहता है, कोई घटना घटती है, तो एक मनोवैज्ञानिक असर मानव मस्तिष्क पे छोड़ जाती है, उस पर एक असर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति के मुंह से कुछ निकल जाएगा, कुछ आवाज निकलेगी, या किसी व्यक्ति को पीटा जाए तो वो कराएगा, चिल्लाएगा। तो कुछ इस तरह की घटनाएं होती है, कुछ इस तरह के कथन होते हैं, और ये कथन उस घटना से नज़दीकी संबंध रखने वाले हों, यानी उसमें बहुत ज़्यादा समय अंतराल नहीं हो, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ड्यूरेशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो घटना से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती रिलेटेड नहीं है तो ये माना जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को मनगढ़ंत बात बनाने का मौका मिल गया। जैसे कि मान लीजिए जैसे इसमें जो हमें केस बताना चाह रहे हैं, थॉमसन वर्सेस सरवानिया। एक व्यक्ति के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। उस व्यक्ति का एक कथन था कि मैंने जानबूझकर के पत्नी को गोली नहीं चलाई, बल्कि अचानक से गोली लगी। अब जुडिशरी के सामने जो प्रश्न था कि उसकी जो पत्नी थी उसने पुलिस को कॉल किया और ऑपरेटर से ये कहा कि मुझे पुलिस से मिलवा दिया जाए, और उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने अपना एड्रेस भी बताया, लेकिन पुलिस वहां पहुंच नहीं पाई। अब इस कथन को सुसंगत माना और एक्सेप्ट किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरते वक्त मनगढ़ंत बात नहीं बना सकता है, और कोई भी व्यक्ति पुलिस से जब ही सहायता मांगेगा जबकि वो परेशानी में हो, तो यहाँ पर कथन इसे माना गया क्योंकि इसमें कहीं मनगढ़ंत बात बनाने का उस महिला के पास मौका ही नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, घटना स्थल पर उपस्थित लोगों के कथन। जब कोई घटना घटती है तो कई लोग आसपास जमा हो जाते हैं और कहीं ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हर व्यक्ति की चलती रहती है। तो क्या उस घटना स्थल पर जो लोग उपस्थित है और उनके द्वारा जो कथन कहे जा रहे हैं, जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, क्या वो किसी इशू से रिलेवेंट है भी है या नहीं, और इन्हें एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। अगर इस प्रश्न पर बात की जाए तो ये ऐसे फैक्ट भी एक्सेप्टेबल हैं, ये भी ग्राह्य, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए उस घटनाक्रम के समय वहाँ मौजूद है और वहाँ कई सारे लोग और भी हैं, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। और क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो आसपास के व्यक्ति उसकी बात को काट सकते हैं कि यहाँ घटनाक्रम जो हुआ है आप उससे अलग हटके अपने मन से कुछ कहानी बना करके बता रहे हो। तो उस घटनाक्रम पे मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ तो लोग कहेंगे ड्राइवर ट्रेन नहीं था, ड्राइवर की गलती थी, अंधा होके चला रहा था, स्पीड ज़्यादा थी। तो यहाँ कोई व्यक्ति झूठ है अपने मन से कोई कहानी गढ़ करके नहीं बोल सकता, क्योंकि इतने सारे व्यक्ति उसकी बात को समर्थन भी करेंगे और अगर गलत हुआ तो काट भी सकते हैं। तो ये जो घटना स्थल पर जो बातें बोली जाती हैं वे भी साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर एक महत्वपूर्ण आधार मानी गई है। प्रश्नों के उत्तर में कहे गए कथन।
यदि कोई प्रश्नों के उत्तर में भी कथन कहा जाए, फैक्ट कहा जाए, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। जैसे एक महिला चिल्लाती है बचाओ बचाओ ये मुझे मार रहा है, एक बच्चा कहता है अरे कोई आओ मेरी माँ को बचाओ, तो ये सारे कथन भी एविडेंस में रिलेवेंट फैक्ट मान करके एक्सेप्टेबल होंगे। टेप किया गया कथन, मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है और उस बातचीत को टेप कर लिया जाए, तो ऐसे टेप किए गए कथन भी एक्सेप्टेबल होंगे और इन्हें भी एक महत्वपूर्ण आधार मान करके किसी अपराध का निर्धारण किया जा सकेगा। रेस जेस्टे और सुनी सुनाई बातें, अनुश्रुत साक्ष्य, एविडेंस एक्ट के अनुसार अनुश्रुत साक्ष्य और सुनी सुनाई बातों का कोई महत्व नहीं है, इसे स्थान ही नहीं दिया गया। किंतु अगर हम रेस जेस्टे के नियम की बात करें तो ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है कि यहाँ पर इस नियम के अनुसार सुनी सुनाई बात को भी यदि वो किसी घटनाक्रम से रिलेटेड है तो उसे माना जाएगा, वो भी साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो यहाँ हमने जो बात की रेस जेस्टे क्या कहना चाह रहे हैं, सेक्शन 6 के अनुसार अकॉर्डिंग सेक्शन 6 कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कथन है, घटनाक्रम है जो न्यायालय के समक्ष कहे जा रहे हैं और यदि वे किसी घटना से रिलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा और उस बिहाफ पे न्याय निर्णय का एक महत्वपूर्ण आधार भी बनता है। अब अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो यह नियम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि नियम बहुत विस्तृत है, बहुत लार्ज स्केल पर बातें इसमें बताई गई हैं और जो संभव ही नहीं है, यानी इसकी अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई इसका जो हम एक बात करते हैं, एक सीमा की जो बात करते हैं वो नहीं है, इसमें कुछ भी शामिल है, यानी किसी भी तथ्य को इसमें शामिल किया जा सकेगा और इसी वजह से कई विद्वानों ने इसे आलोचित भी किया है। किंतु निष्कर्षतः हम यही कहना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण नियम है जो एक न्यायिक कार्यवाही में एविडेंस एक्ट के तहत नियमानुसार किन तथ्यों को सुसंगत माना जाए, रिलेवेंट फैक्ट माना जाए, किन्हें इश्यूज से रिलेटेड मान करके किसी घटनाक्रम का निर्धारण किया जाए, तो एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रस्तुत किया जाता है और एक उचित नियम है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप ले लीजिएगा।